हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहे हैं और हम फॉरेस्ट गार्ड को ही टारगेट करते हुए तैयारी करा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये हमारा शाम को 6 बजे हिंदी का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस कराते हैं हम आपको। दोपहर में 12 बजे आपका GS का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है और सुबह को 8 बजे टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट। शाम को 7 बजे रीजनिंग का और शाम को 8 बजे UPG के। उसमें हमने 500 क्वेश्चन का टारगेट किया है, जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। सिर्फ वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उसमें। चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो हमारे महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद या सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड मैं एक बात बता दूं, इनकी एक रचना है कैसा हो वीरों का बसंत। तो इन्होंने मतलब इसी तरह की रचनाएं लिखी हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीर मतलब वीर जैसे योद्धा। तो इस तरह की किताबें हैं इनकी, साहस भर देने वाली। तो अगर आप इनकी जब रचनाएं याद करोगे तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। तो हमारा अपने आंसर की बात कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर C, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी या परिनिष्ठा हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। जो राम काव्य है उसके मुख्य प्रेरणा स्रोत बताने हैं। कौन है? तुलसीदास, राघवानंद, स्वामी रामानंद या फिर नाभादास। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर C, स्वामी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 4 से 5, ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, इनको अरेंज करना है। पहला और ये छठा ये अपने स्थान पर रहेगा और बाकी के जो ये रे लेब है इनको हमें सही क्रम में लगाना है। अब मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको समझा चुका हूँ कि इनको किस तरह से हम किस तरह से अरेंज करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको देखने थे अपने ऑप्शंस। जैसे A रे से स्टार्टिंग है, ये ले बे। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी पहले आ सकता है। चारों में चारों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, ये रे ले बे, कोई से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें हम ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगर जैसे मान लेते हैं ये रे ले बे, अगर इनमें से कोई भी अब आप एक पकड़ लीजिए, आपको फट से आंसर मिल जाएगा। जैसे हम पहले पढ़ते हैं अपनी पहली लाइन, होलोग्राफी एक विशेष। तो यहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बताएगा, मतलब कोई एक विशेष वस्तु की बात करेगा कि, तो हमें बता मतलब हमको आगे दिया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, मतलब क्या बात कर रहा है। जो होलोग्राफी है एक विशेष क्या है, तो इसकी विशेषता बताएगा आगे। तो क्या है? एक विशेष यह धारणा। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई है, तो स्टार्टिंग से सेंटेंस ही शुरू हो रहा है, एक विशेष यह धारणा, या फिर ये होता एक विशेष धारणा, साधारण, यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्टिंग है, ना कि बीच में से जुड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये रे, आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विशेष के बाद ये भी नहीं आएगा, पढ़ के ही पता चल जाएगा आपको। होलोग्राफी एक विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, या विशेष भिन्न है, और ये पूरा हो गया क्वेश्चन। तो ये हमारा कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। अब आपको देखते ही पढ़ते ही पता चल गया होगा कि हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है। अब हमको ये बे, यानी कि इसके बाद बे आएगा, पढ़ते ही पता चल रहा है। अब देखिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस तरह के ऑप्शंस जो होते हैं जिनमें चारों में अलग अलग दिया होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। अब देखिए, ये बे से स्टार्टिंग होगी, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बे ये ले रहे, बात ख़त्म हो गई। आपका टाइमिंग, जो आपका टाइम है इसमें वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले ऑप्शन तो रे, ले और रे। अब इसमें क्या है? अब इसमें हमको पता है कि रे से स्टार्टिंग होगा वाक्य या फिर ले से। तो ना ही ये आएगा और ना ही बे आएगा, इन दोनों को देखना ही नहीं है। ये आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल हो जाते हैं।
तो ये मेरा कहने का मतलब था कि इसलिए पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि हमारा किससे स्टार्टिंग हो रहा है। चारों से होता है तो बस कोई एक पकड़ दो, टिक कर दो, क्योंकि आगे तो फिर वही सीरीज बनेगी। अब ये है तो इसमें दो दो दिए गए हैं, तो इसमें हमको यह नहीं देखना और वह नहीं देखना, बाकी रे और ले। अब देख लीजिए, भाषा जब साहित्यिक रूप लेने के बाद या संपर्क भाषा से। अब देखिए, भाषा जब साहित्य रूप लेने के बाद, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा, और भाषा जब संपर्क भाषा से, इससे मैच खा रहा है, तो रे भी नहीं होगा। बचा ले, ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब ले के बाद हमारा या तो रे आएगा या फिर रे ये आएगा, तो इन दो में से पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी पर हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब हमारा या तो रे आना है या फिर हमारा इसमें यह है और इसमें रे, या फिर ये आएगा ले के बाद। ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही ख़त्म हो गए। अब पढ़ के देख लीजिए दोनों को कि कौन सा इससे मैच करेगा। अब अपने पहले हम, ये हमारा बी ऑप्शन पहले है, तो पहले हम बी ऑप्शन की बात करेंगे। तो पढ़ लीजिए, पूरे को पढ़ लीजिए। भाषा जब, सबसे पहले हमारा ले आएगा, संपर्क भाषा से प्रशासनिक भाषा बन जाती है, ठीक इस तरह से आएगा ना, यह फिर रहे, तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। अब सी, ये वाला ऑप्शन पढ़ लीजिए, ले रे ये वे। तो सबसे पहले ले, भाषा जब संपर्क भाषा से, इसके बाद रहे साहित्यिक रूप लेने के बाद, यानी कि संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है। तो देखिए, आपका सी वाला सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, एक बार और पढ़ के देख लेना आप, आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि हमारा बी ऑप्शन क्यों नहीं है। इतना टाइम एग्ज़ाम में लगेगा नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, आप पढ़ते ही समझ जाओगे ये हमारा कौन सा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यश है प्लस दा, तो कौन सा होगा, हमको पता चल गया ये ऐसे यश है, विसर्ग लग गए, देखते ही टिक कर दीजिए विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है, कोई शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। तो 7 का हमारा ए। प्रत्यय कोई वाक्य का अंश नहीं होता, प्रत्यय शब्द का अंश होता है, ना ही पद का और ना ही ये पद्य, जो गद्य पद्य होते हैं, ये वो वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए, देखते ही आपको पता चल रहा होगा, दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट जाएंगे। संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, संख्या यहाँ दी हुई नहीं है। थोड़ा, थोड़ा हमारी मात्रा है, तो मात्रा क्या होता है, परिमाण होता है। तो देखिए थोड़ा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कितना, इसमें ये भी नहीं दिया है, तो निश्चित भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले तो दो ऑप्शन आपने संख्या देख के काट दी, क्योंकि संख्या नहीं दी हुई है। फिर बचा परिमाण, क्योंकि थोड़ा, थोड़ा, कुछ, बहुत, ये सब परिमाण में आते हैं। फिर देखना था निश्चित है या अनिश्चित है। अब थोड़ा कोई निश्चित नहीं है, थोड़े में आपसे एक गिलास मंगा के बोल दिया उसने कि थोड़ा सा ले आओ, वो इतना भी ला सकता है गिलास भर के, वो इतना भी ला सकता है, या वो इतना भी ला सकता है बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये निश्चित नहीं है कुछ, तो अनिश्चित हो गया, इस तरह से समझिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतो भाई आयर ज्ञान की आंधी रे। तो पंक्ति में अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होने वाला है, उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, जो स्वर्ग बनाया है मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। उपयुक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। अब देख लीजिए, मैंने जैसे जीएस के सेट में बताया था आपको, जीएस को तो बोल देते हैं चलो कि इतना वाइड सिलेबस है, जीएस किसी का 100% नहीं होता, लेकिन जो बच्चे लगा के बैठते हैं कि 80 में से मैं तो 80 करके आऊँगा, मुझे तो हिंदी आती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ये लाइन दे दी आपको, ये यूपी SSS ही है मेरे भाई, ठीक है ना। ये हलवा नहीं है, ना ही हिंदी, ना ही जीएस और ना ही रीजनिंग हलवा आती है इसमें, ठीक है ना। तो बताइए
कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? मुझे नहीं लगता कि 99% या 100% बच्चे भी इसका आंसर सही टिक कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे का आंसर सही होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हाँ मेरा आंसर सही है। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। और 100% किसी में नहीं होता, ना ही रीजनिंग में होता, ना ही हिंदी में होता है। तो क्वेश्चन छूटते भी हैं, गलत भी होते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे तो बहुत सारे गलत जा रहे हैं, कैसे होगा, पेपर पास नहीं होगा। इस तो डीमोटिवेट नहीं होना है। क्वेश्चन ईजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। अभी एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन तो है नहीं, लेकिन मैं काम मतलब मेहनत करने के लिए टाइम काफ़ी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप 5 घंटे सो लीजिए, बाकी का तो आपका वही है, पढ़ना पढ़ना। सारा दिन पढ़ा नहीं जाता, पढ़िए और थोड़ा रेस्ट भी कीजिए। ये नहीं कि हाँ कि मैंने आपको 4 या 5 घंटे सोने का बता दिया तो आप 19-20 घंटे पढ़ लो। पढ़ा किसी से इतना नहीं जाता है, लेकिन हाँ उस बचे हुए टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में दीजिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो 10, तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कर्म सर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 13 तक बताने हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द आप देख लीजिएगा कि हमारी क्लास से कितने पर्यायवाची शब्द इसमें आ रहे हैं, जो हमने सुबह को कराई है। 200 क्वेश्चन कराए हैं पर्यायवाची शब्द के। अगर आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आ रहा है उसमें से या नहीं आ रहा। देखिए दूध, अब आपको पता होगा कि दूध का कराया या नहीं कराया। मेरे बताने से क्या होता है, अगर कि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरह से पर्यायवाची शब्द कराए थे आपको। तो दूध का स्तन्य होता है, खीर होता है, पेय होता है, या ये नवनीत होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। और मैं बता दूं, हमारे पर्यायवाची शब्द में स्तन्य ही आया था कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पेय पानी का होता है, खीर आपको पता ही है, नवनीत होता है मक्खन का पर्यायवाची शब्द जो दूध से निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रेक्षा। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा या दृष्टि। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत। मैंने एक आँख का पर्यायवाची बताया था आपको, अगर याद हो तो, अम्बक। अब जिसने क्लास नहीं देखी है वो जिसने देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी उसको मैं बता दूं। और जिसने वो क्लास नहीं देखी और अम्बक का पर्यायवाची, अम्बक पता था कि आँख का पर्यायवाची होता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि सर मुझे पता था। अगर आपको पता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको इस तरह के पर्यायवाची शब्द भी पता है, जो आपको मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होते हैं। तो हमने स्मार्ट स्टडी करने का प्रण लिया है, स्मार्ट स्टडी करेंगे और बच्चों से स्मार्ट बनेंगे, औरों से आगे निकलना है हमको। ठीक है, तो बात कर लिया तो ने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, विरासत का पर्यायवाची शब्द बताना है, देय, प्रदेय, दाय या धाय। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए डेली हमारे ये इस तरह से पोर्शन में बट के आते थे, इस बार ऑप्शन में आए हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। अभी तक तो कोई गलती नहीं लग रही। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। कोई गलती लगी हो तो आप टिक कीजिए, और नहीं लगी हो तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता था कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि डी ऑप्शन, जो इस तरह के हर क्वेश्चन में डी ऑप्शन मिलेगा आपको कि कोई त्रुटि नहीं है, और कभी कभी सही वाक्य ही रख के देते हैं और उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, या कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी रूपों को, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप दिखाती है। तो यहाँ पर उच्चरित भाषा के सभी रूपों को दिखाएगी या तत्वों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो ये जो स्वयं दे रखा है आपको दिख रहा होगा रेखांकित शब्द। तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो आपने अभी तक क्वेश्चन टिक कर दिया होगा निजवाचक। स्वयं,
शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, या घनिष्ठ, या घनिष्ठ, या फिर घनिष्ठ। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 17 का बी, घनिष्ठ। इसमें ठे बनता है, न कि टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं कौन कौन से हैं। तो कैक है, गैग है, मूर्धन्य होता है कै वर्ग, तै वर्ग, टे वर्ग, या फिर यरलेव। तो यरलेव क्या होता है हमारे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब कै वाला वर्ग क्या होता है, ये मैंने आपको ट्रिक से बताई थी आपको, अगर याद हो तो, जब वर्णमाला कराई थी। अगर किसी ने वर्णमाला नहीं देखी है तो देख सकता है, सारी वर्णमाला ट्रिक से कराई थी, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी KTM 2, ठीक है। तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, आ गया मूर्धन्य। तो कौन सा वर्ग, कै वर्ग, ठीक, चै वर्ग, फिर टे वर्ग, कै चे टे, टे और पै, ये भी बताया था आपको, इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर तीसरा मूर्धन्य के सामने कौन सा आ रहा है, टे, तो टे वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आपको पता होता ट्रिक का तो आप देखते, फट से आंसर कर देते। इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्णमाला की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके लिए। आपको एकदम बिल्कुल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीज़ें इस तरह से कराई गई हैं कि आपका एग्ज़ाम में कुछ छूट न जाए। इसलिए बोलता हूँ कि देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा। उंगली, एडी, कलाई, तलवा, बाह, जांग, हाथ या और पैर। तो जल्दी बताना राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका बहुत ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है। उंगली, एडी हो गया, बाह, जांग हो गया, हाथ, पैर हो गया, लेकिन कलाई का तलवा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। सामान्य बहुवचन बताना है। नदी का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, या नदियों के जल ठंडे हैं। तो बहुवचन बताना है हमको यहाँ पे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों का जल ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमर्स। एमर्स क्या है, एक काव्य दोष है, संचारी भाव है, काव्य गुण है, या फिर एक अलंकार है। तो ये एक संचारी भाव है एमर्स। यावत जीवन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, जहाँ जो उपसर्ग से बनते हैं अव्ययीभाव समास होते हैं वो हमारे अनु, आ, यथा, इस तरह से आते हैं, अनु, आ, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ का अर्थ बताना है। निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु, या फिर आधी रात। तो 23 का आधी रात, ऑप्शन नंबर डी। निशीथ ऐसे भी आता है, एक वचन में करके आता है वो, सॉरी एक वचन नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है, अर्धरात्रि का समय निशीथ, इस तरह से भी आता है। तो निशीथ का अर्थ आधी रात। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताना है कि जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसे क्या कहेंगे। अंडज, शूद्र, अंत्यज, या अछूत। उसको बोलते हैं अंत्यज। इस वर्ड का तो यूज ही नहीं करना है लाइफ में कभी भी। अछूत ये कुछ होता नहीं है, छुआछूत कुछ नहीं होता, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे। देखिए फिर से क्वेश्चन घुमा के पूछा है, गमन का विलोम शब्द नहीं पूछा है, गमन का विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करना है ये पूछा है। अगर आपको पता है कि गमन का विलोम क्या होता है तो आप उस उपसर्ग उसमें से निकाल लोगे, जैसे उप, आ, प्रति, अनु। तो बताइए, तो जैसे गमन का विलोम शब्द होता है आगमन, तो आगमन में क्या हमारा उपसर्ग जुड़ा, आ, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। देखते ही समझ जाना, अगर ये क्वेश्चन भी किसी का गलत होता है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी गई पानी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की कविता
निराला जी की ये कविता दी गई है, जूही की कली। उदाहरण है, अब ऑप्शन से देखते हैं किस चीज़ का उदाहरण। वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी, मुक्त छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। अब बताना है कि इन चारों में से किस में कर्ता कारक नहीं है। ये इस पर ये नहीं मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं है, आपने पढ़ लिया कि कर्ता कारक है, आप ऑप्शन पढ़ोगे, पता चला कि पहले वाले में है और आपने भी पढ़ा है, दिया था नहीं वाला तो एक टिक किया आपने, आगे पढ़ा ही नहीं, चल दिया आगे। पता चला या तो कॉलेज से निकलती ही आपका आंसर गलत हो गया या फिर बस में बैठ के गलत हो गया। समझ रहे हो ना कि किस तरह से गलत होता है। अपना ऑप्शन पढ़िए। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, मोहन ने सांप को लाठी से मारा, सीता की कलम मेज पर है। तो किस में कर्ता कारक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को जोंक नहीं लगती, कहावत का अर्थ। पत्थर को जोंक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, या हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो राइट आंसर डी। जो ये अफवाह फैला रहे हैं इनसे बार बार मैं बोलता हूँ कि बच्चों को डिमोटिवेट ना कीजिए, कोई प्रूफ हो तब बात कीजिए, लेकिन वो बाज नहीं आते। तो ये वही बात है, पत्थर को जोंक नहीं लगती, उनको बस व्यूज चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इधर उधर की बातें करते रहते हैं बच्चे थंबनेल देख के कि, क्योंकि फिक्र होता है आप लोगों को, तो कहीं काश ऐसा हो ना गया हो, वो डालते हैं उसमें कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, अब पेपर नहीं होगा। तो बच्चा देख ही लेता है कहीं ऐसा हो तो नहीं गया, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि अगर पेपर हट गया, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, पेपर हट गया तो फिर और टाइम बाद पेपर होगा, और टाइम बाद हमको जॉब मिलेगी, तो इसलिए टाइम ख़राब ना हो इसलिए वो देख लेते हैं। लेकिन ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि जब बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो किस में है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलवाया, या संजय व्यायाम करता है। तो आप अभी तक समझ भी गए होंगे कि किस में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, बुलवाया प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर स्वयं काम न करके दूसरे से करवाया जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें कृतवाच्य है उसका चयन करना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, या पुस्तक पढ़ी गई। आप समझ भी गए होंगे कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। उर्वर का विलोम, उर्वर का विलोम एक वीडियो विलोम शब्द की करा चुका हूँ, उसी में आया था, बिल्कुल सेम टू सेम रखा हुआ है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या है। तो उर्वर हमारा होता है उपजाऊ, अच्छी फसल, अच्छी ज़मीन जो होती है, और इसका होता है विलोम शब्द ऊसर यानी बंजर, जिसमें कुछ पैदावार नहीं होती, उसको ऊसर या बंजर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल कैसा शब्द है, इंग्लिश का, और गाड़ी हिंदी का, तो कैसा हुआ, तत्सम हुआ, देशज हुआ, विदेशज हुआ, या संकर शब्द हुआ। तो जो दो शब्दों से मिलते हैं, दो भाषा शब्द आपस में मिल जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, संकर शब्द। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या संकर है। तो 34 का राइट आंसर ए, विभावरी किसे बोलते हैं, रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ शब्द कौन सा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द किनको बोलते हैं। तो जिसके टुकड़े न हो उसको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 35 का, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, मल प्लस यज, जल प्लस जय, पंख प्लस जय, जलज कमल का पर्यायवाची, पंकज कमल का पर्यायवाची। कैसे, जल प्लस जय यानी कि जल में जन्मा, पंख प्लस जय, पंख होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा, दोनों कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश। गद्यांश है, हाँ, गद्यांश को पढ़िए और इसके आंसर कीजिए। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ जब भी गद्यांश कराता हूँ
कि आपको पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे नए होंगे जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको बता दूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो उसके बाद आप अपना गद्यांश पढ़ते हो तो उससे बेनिफिट ये है कि गद्यांश पढ़ते पढ़ते आपको पता रहता है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप गद्यांश पढ़ोगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ोगे तो वहीं पर समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था, और फिर आपको फिर से आपका गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पहले गद्यांश पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर गद्यांश में आकर के ढूंढोगे, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो हमको टाइम भी बचाना है। यहाँ पर तो मैं आपको वीडियो में करवा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको पहले गद्यांश पढ़ देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन लगवा दूंगा। लेकिन अभी भी आप जब मैं आपको समझा के पढ़ाऊँगा तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर दो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आप अच्छे से कर लेते हो। तो गद्यांश पढ़ते हैं अपना। सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पूरे पेज पर राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी भरे वक्ताओं की खबर महत्व देकर छपी होती है। अब आप इस लाइन को सुनकर ही समझ गए होंगे कि राजनीति के बारे में है। राजनीति के राजनेता जो हैं, नेताओं के बारे में बताया गया है कि जब भी सुबह अखबार खोल कर देखते हैं तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं। क्या हेडलाइंस होती हैं फिर उसके बारे में बताया गया है कि राजनीतिक दलों के नेता जो हैं उनके झूठ, उनका स्वार्थ, उनकी चालाकी, चालबाजी भरे जो उनकी लाइन है, जो उन्होंने कहा है, उसकी खबर छपी रहती है मोटे मोटे अक्षरों में। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी तथा हादसों के समाचारों से अखबार भरे होते हैं, लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध जगत ही रह गया है? अब बाकी जो सूचनाएं होती हैं वो खून जैसी, मर्डर की, रेप की, इस तरह की होती हैं। तो ये कह रहा है हमारा लेखक कहना चाह रहा है हमारा कि क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध इसी में सिमट कर रह गया है और कुछ नहीं है? क्या आदमियत सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलह के सहारे ही पनप रही है? आदमियत तो एक ऐसी अवधारणा है, आदमियत से मतलब है मानवता, जो सभी को भाईचारे तथा आपसी तालमेल का संदेश देती है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ गया होगा कि आपको हमारा गद्यांश कहना क्या चाहता है और किस पर ज़्यादा जोर दिया है। तो 36, दैनिक अखबार क्यों ज़रूरी है? भाषा सुधारने के लिए, खबरों को जानने के लिए, साक्षरता के लिए, या केवल मनोरंजन तथा विज्ञापन के लिए? तो आप जल्दी से बताइए कि हमारा अखबार क्यों ज़रूरी है। तो हमारा अखबार ज़रूरी है खबरों को जानने के लिए, लेकिन खबर क्या मिलती है? राजनेताओं के झूठ, अपराध, जुर्म, रेप, लूट, सिर्फ ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है? पैसा कमाने तक, वोट डालने तक, वोटिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई, पैसा कमाने की भी कोई बात नहीं हुई, राजनीति और अपराध तक, या झूठ और स्वार्थ तक? तो देखिए राजनीति में ही झूठ और स्वार्थ आ जाएगा, और दूसरी बात हमारी अपराध की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। डी भी सही है, झूठ और स्वार्थ, लेकिन ये अपराध भी तो सही है ना। अपराध और राजनीति दोनों के बारे में बात की गई। जब ये वाली लाइन हमको यहाँ इतने एक वर्ड में मिल रही है तो फिर हम इसको क्यों छोड़ना। इस तरह से आपको आंसर्स करने हैं। तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमियत कैसी अवधारणा है? आपस में झगड़ा करवाने वाली, भाईचारा तथा मेलजोल बढ़ाने वाली? तो क्या बताया गया था आपको? झगड़ा, गलत बात। पैसे के लेन देन वाली, पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। सबकी खबर रखने वाली, तो ये भी गलत। आंसर तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखिए। मैं पिछली वीडियो में बताता हूँ एलिमिनेट करने का मतलब, क्वेश्चन को, ऑप्शंस को हटा दीजिए कि ये ऑप्शन हमारा इसलिए नहीं हो सकता, तो बस बात लास्ट में आपका आंसर ही रह जाएगा जो सही आंसर होगा कि ये क्यों होगा। तो उससे आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो उससे आप खुद से समझ जाओ, आंसर तो खुद ही लास्ट में रह जाएगा ना। नेक्स्ट, ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोटि में आती हैं? स्थानीय आती हैं, प्रांतीय, राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय? तो हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। स्थानीय जो हमारे आसपास की होती हैं, प्रांतीय जो हमारे प्रांत की होती हैं, और राष्ट्रीय जो हमारे भारत की होती हैं, राष्ट्र की होती हैं। दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज़्यादा होती हैं? केवल खेल की कोई बात ही नहीं बताई गई, व्यापार जगत भी नहीं आया, फिल्मी कहानियाँ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ
राजनीति तथा अपराध की बातें आ रही हैं। फिर इसीलिए कहा था लेखक ने, क्या हमारा जीवन अपराध और राजनीति तक ही सिमट कर रह गया है, कहा था। तो आपके हो गए ना सारे क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसमें बताना है आपको कि दोहा है, रोला है, बरबे है या हरी गीतिका है। अब आप इसका पता कैसे लगा सकते हो, इस पर मात्रा लगा के। तो इस पर आप मात्रा लगा के देखिए कितनी कितनी मात्राएं बैठ रही हैं। अब देखना यह है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, हरी गीतिका, बरबे और दोहा। अब यहाँ पे मात्रा लगाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो पहले ही 30 मिनट की हो चुकी है, 9 क्वेश्चन आगे रह रहे हैं। मात्रा लगा के मैंने आपको बता भी दिया था कि किस तरह से मात्रा लगाते हैं, तो जल्दी से बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। दोहा है, चौपाई है, सबैया है या कवित्त है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर दोहा। यहाँ पर कोमा दिया हुआ है। दोहे की मात्रा आपको पता होगी कितनी कितनी होती हैं, तो आप आंसर कर लोगे, और नहीं पता है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरा होए। इस बार अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होने वाला है। कभी इस पर भी आप मात्रा लगाने लग जाओ बैठ के। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जहां अब आपको दिख रहा होगा जब तक तब तक, तो राइट आंसर मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम यह काम मत करो, तो यानी निषेध, मत करो मना कर दिया है तो निषेधवाचक। आज्ञा, अगर कहता तुम यह काम करो या ये उठा कर लाओ, गेट बंद कर दो, खिड़की खोल दो, तो इस तरह के आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ये होते हैं, आप कल कहाँ गए थे, क्वेश्चन पूछने वाले। विस्मय, जहाँ पर आश्चर्य, ओह ऐसा हो गया क्या, वह पास हो गया, तो इस तरह से आश्चर्य हो रहा है कि वो पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची बताना है। दर्प का पर्यायवाची देखिए ये भी हम करा चुके हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आया था। अब देखिए तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। अब आप जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है वे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दर्प घमंड होता है, घमंड का अहंकार भी होता है, गर्व भी होता है, स्वाभिमान भी होता है। अब बताइए, तिरस्कार तो चलो कोई भी हटा देगा, तिरस्कार यानी बेइज्जती, अपमान होता है। तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। जितने भी बच्चों ने हमारी वीडियो देखी है उनका ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, और ना ही एग्जाम में। इसीलिए मैं कहता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डरने वाली बात नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल आएगा, लेकिन कन्फ्यूजिंग वाले जिसमें आप इजी होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हो, लेकिन आपको पता लगता है कि हम तो सही करके आए हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो राइट आंसर ए, उपत्यका। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वैसे देखिए मैं आपसे एक बार ये पूछ लूँ, कितने बच्चों ने इसका विलंबी लगाया था। जितने बच्चों ने विलंबी लगाया था कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने विलंबी लगाया था, विलंबी क्यों नहीं हो सकता। विलंबी क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब मैं आपको कमेंट में दूंगा, अगर आप सोचते हो तब। अगर आपको सोचते ही नहीं हो तो फिर बताने का क्या फ़ायदा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोटी रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी या उसकी कमीज है। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारा 49 का। तो ज्योति रोती है। रोना अकर्मक क्रिया, क्या रोती है, किसको रोती है, क्रिया पर क्या अथवा किसको का प्रश्न लगा के देखिए। कुछ आता है तो सकर्मक, नहीं आता तो अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। देखिए इसमें कोई रेखांकित ही नहीं किया गया है, तो मैं बता दूं ये तुम्हें।
सर्वनाम तो तुम्हें ही है, बस बताना है कि किस तरह का है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तुम्हें पर नहीं, ये आएगा क्या पर, यहाँ पर रेखांकित शब्द, क्योंकि तुम्हें के हिसाब से कोई दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर क्या का पर्याय बताना है कि क्या किस तरह का सर्वनाम है। तुम्हें वाले तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है। इसमें भी रेखांकित नहीं देखा, मतलब अंडरलाइन नहीं करके दिया है। तो आप ऑप्शन देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो किस में दिया होगा रेखांकित शब्द? आधा। ये आधा लीटर, तो किस तरह का हो गया ये हमारा? परिमाणवाचक। ठीक है, और वो भी निश्चित हो गया, अनिश्चित, ये बताइए अब आप। आधा लीटर निश्चित हो गया। अगर आपसे बोला है आधा लीटर, बाई चांस मान लीजिए ये 1 लीटर है तो इतना ही लेके आएगा, ना इतना लाए ना इतना लाए। ये 1.25 लीटर हो गया और ये आधा से भी कम हो गया, तो वो इतना ही लाएगा, फिक्स कर दिया आधा लीटर। तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, नहीं कि संख्यावाचक। अब देखिए फिर से आपसे त्रुटि वाले क्वेश्चंस पूछे हैं इस तरह के, तो हो सकता है कि ये बी नहीं है, ये डी है। हो सकता है कि ये इस पार्ट में कोई गलती ना हो इस वाक्य में, तो डी ऑप्शन टिक करना आ जाए, पीछे आया था हमारा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। प्रत्येक देशवासियों को या देशवासी को, पढ़ते ही पता चल गया देशवासी को, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ता, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है आज। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, तो 53 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट, मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जल्दी बताइए कौन से ऑप्शन में गलती है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या गलती है ये आप समझ गए होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गलती है मजिस्ट्रेट शब्द तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। तो मजिस्ट्रेट 55 का डी ऑप्शन, विदेशज क्या शब्द है ये? इंग्लिश का। कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, दसमुख। दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष या द्विगु। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक बात और, यहाँ पर आपने 10 देखकर बता दूं द्विगु लगा दिया, लेकिन यहाँ पर दसमुख में होगा बहुब्री समास, ऑप्शन नंबर बी। अब जितने बच्चों का डी था उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि वो बोलते ना हमारा तो सही था, तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट 57, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग बताना है, न कि प्रत्यय। तो ये तो प्रत्यय है, काट दीजिए। इसमें ए होगा, अब होगा या अवन होगा, तो 57 का सी, अब प्लस नत। नेक्स्ट, ये कैसे नाराज हो रहा है आज बार बार। बातानुकूल का सही संधि विच्छेद। बात प्लस अनुकूल, बात प्लस अनुकूल, मात्राओं पर भी ध्यान देना है। बाता प्लस अनुकूल, बाता प्लस अनुकूल, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बात प्लस अनुकूल। मृदुल का विलोम शब्द, तो मृदुल का कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। तो ऑप्शन ए और बी तो गलत। अब बताना है रुक्ष होता है या कठोर होता है। फिर से कंफ्यूजिंग दिया है, इजी है मृदुल का, लेकिन मृदुल का सटीक विलोम होता है रुक्ष। विलोम शब्द 50 विलोम शब्द ही कराए थे, उसी में ये क्वेश्चन दे रखा था कि मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है। नेक्स्ट, 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको मैंने बताया ही था कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त वर्ण दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा, बता दूं। और मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से होते हैं वर्णमाला चैप्टर में, और यही बताया था कि किस तरह से बनते हैं। संयुक्त स्वर भी बताए थे कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। व्यंजन तो पता ही होता है आपको, क्षेत्र, गैसर, लेकिन मैं स्वर भी बताए थे कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर अगर अभी आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वर्णमाला या विलोम शब्द, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए।